कंट्रोल करने के लिए भाजपा ने पंजाबी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। ब्राह्मण कम्युनिटी के भी 11 चेहरे उतारना, मुझे याद है 1987 में INRD पार्टी ने चौधरी देवीलाल ने 12 प्रत्याशियों को, ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दी थी। मुकाबला मिल रहा था वो पूर्व मेयर मनमोहन गोयल से मिल रहा था, जो कि जिंदल परिवार के दामाद भी हैं, और ये अंदेशा भी लगाया जा रहा था कि सावित्री जिंदल जी को टिकट नहीं दी गई तो शायद इन्हें टिकट दी जाए कंपनसेशन के तौर पर, क्षतिपूर्ति के तौर पर और डैमेज कंट्रोल के तौर पर भाजपा यहाँ पर मनमोहन गोयल को उम्मीदवार। एक महेंद्रगढ़ में भाजपा अपने पुराने चेहरे रामविलास शर्मा को बैक करे या किसी नए चेहरे को लेकर आए। यहाँ पर रामविलास शर्मा बगावती तेवर भी अपनाए हुए हैं और मुझे लगता है कि हरियाणा के लाल कृष्ण आडवाणी बनने जा रहे हैं या रामविलास शर्मा। किसी के अलग अलग कारण रहे हैं, किसी की तो मनोहर लाल खट्टर से करीबी होने के कारण टिकट कट गई। साउथ हरियाणा में जो जितने मनोहर लाल खट्टर के करीबी थे सभी पर कैंची चली है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने 21 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अब टोटल 87 टिकटें बांटी जा चुकी हैं। क्या सोच करके भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 87 उम्मीदवारों को उतारा है और जो बाकी 3 सीटें बची हैं वो कौन कौन सी हैं और उन पर कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, पूरा विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ हैं जोगिंदर कथुरिया साहब। अब तो लगभग फाइनल ही हो गया, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, भाजपा ने कल 21 प्रत्याशी उतारे हैं। 67 प्रत्याशियों की सूची पहले उतारी थी। एक प्रत्याशी जिसको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था पूरे भारत में, उनकी जो फ़ोटो पाकिस्तान आर्मी के साथ जैसे ही वायरल हुई, भाजपा की जो राष्ट्रवादी छवि है उस पर आघात हुआ, तो हाईकमान ने कंवलजीत अजराना पर दबाव बनाया कि ये टिकट आपको छोड़नी होगी। पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा ने एक रणनीति के तहत कंवलजीत अजराना को ही कहा कि आप बोलिए कि हमारा विरोध हो रहा है, इसलिए मैं टिकट छाड़ रहा। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कंवलजीत अजराना ने पिहोवा वाली टिकट वापस कर दी। और पिहोवा से ही शुरुआत कर देता हूँ। पिहोवा में जय भगवान DD शर्मा को, जो कि मूलचंद शर्मा जी के समधी हैं, उन्हें एडजस्ट किया गया। वो थानेसर से चुनाव लड़ना चाहते थे। वो पहले INRD में रहे हैं, INRD से फिर कांग्रेस में आए, 2014 तक कांग्रेस में रहे हैं, फिर भाजपा में आए और भाजपा में थानेसर सीट की तैयारी कर रहे थे। थानेसर में वो 2014 में ही लड़ना चाहते थे, परंतु 2014 में सुभाष सुधा को टिकट दी गई, 2019 में भी सुभाष सुधा को टिकट दी गई, 2024 में उन्हें लग रहा था कि सुभाष सुधा की एंटी इनकम्बेंसी है, यहाँ पर मेरी बात बन सकती है, परंतु थानेसर में इग्नोर किया गया यहाँ जय भगवान शर्मा को। आखिरकार उन्हें एडजस्ट किया गया पिहोवा सीट पर कंवलजीत अजराना के स्थान पर। जी, तो जो दूसरी सूची है उसके हिसाब से बात करें तो 4 शेड्यूल कास्ट, 3 जाट, 3 OBC, 3 राजपूत, 3 पंजाबी, 2 ब्राह्मण, 1 सिख और 2 मुस्लिम को इस बार टिकट दिया गया है। तो कास्ट कंपोजिशन के बारे में जो बैलेंस करने की कोशिश की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा सोशल इंजीनियरिंग में बहुत ही माहिर पार्टी है और जो इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग भाजपा ने ही शुरुआत की कि बैलेंस बनाकर सभी जातियों को साध कर सभी जातियों का जो वोट बैंक है उसको किस प्रकार साधना है, ये भाजपा बहुत अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से जानती है। अब जो अभी तक 87 नाम हुए हैं, 87 में से 11 ब्राह्मण चेहरे हैं, 17 जाट चेहरे हैं और 11 ही पंजाबी चेहरे हैं। पंजाबी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई, क्योंकि जैसे ही मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा ने पंजाबी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। ब्राह्मण कम्युनिटी के भी 11 चेहरे उतारना, मुझे याद है 1987 में INRD पार्टी ने चौधरी देवीलाल ने 12 प्रत्याशियों को, ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दी थी। हाँ, पहले भी बहुत ज़्यादा पंजाबी MLA रहे हैं पंजाबी समुदाय के। उसके बाद अब 2024 में बहुत ज़्यादा प्रत्याशी, 11 प्रत्याशी अभी तक मैदान में उतार चुके हैं पंजाबी कम्युनिटी से। तो
बहुत अच्छा सोशल इंजीनियरिंग की है और अभी तक मुझे लगता है कि 17 एससी समुदाय के कैंडिडेट्स को उतारा गया है। कल की जो सूची आई है उसमें 4 एससी कैंडिडेट, देखिए वैसे तो 17 ही रिजर्व सीट हैं, सभी ने आना ही होता है, ये तो एक लाजमी सी बात है। जनरल सीट पर अगर करें तो बात अलग है। हाँ, अभी 17 सीटें रिजर्व हैं, 17 के 17 भाजपा ने अपने प्रत्याशी। इस बार जो टिकटें बांटी गई हैं उसमें 5 संघी चेहरे जो संघ से जुड़े हुए हैं, जैसे पवन सैनी नारायणगढ़ से, कृष्ण बेदी नरवाना से, हरिंदर सिंह रामरतन होडल से, मनोज रावत हथीन से, दिनेश अदलखा बड़गल से, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पवन सैनी की नारायणगढ़ से। आप एक एक बोलेंगे तो मैं उसका विश्लेषण आसानी से। पवन सैनी नारायणगढ़, पवन सैनी 2014 और 2019 में लाडवा से चुनाव लड़े थे और 2014 से 19 तक वो विधायक भी रहे हैं। संघ में और संगठन में दोनों में कई पदों पर रहे हैं और फिर उनकी जो सीट थी, गृह क्षेत्र था, उस पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जो लाडवा में सैनी कम्युनिटी की तादाद अच्छी खासी है। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने इन्हें नारायणगढ़ भेजा है कि ताकि किसी प्रकार का नुकसान लाडवा में ना उठाना पड़े। उनके जो समर्थक है पवन सैनी जी के, मतलब डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही मैं मानता हूँ। दूसरा चेहरा कृष्ण बेदी नरवाना से। कृष्ण बेदी 2 बार शाहबाद से चुनाव लड़े। मैंने शायद अपनी पहले वीडियोस में भी बोला, कृष्ण बेदी इस पर शाहबाद से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो नरवाना पहले सिरसा लोकसभा की ट्राई कर रहे थे और नरवाना में काफ़ी एक्टिव थे। अंत समय में जो बोंडी बन गई वो बन गई रामनिवास सुरजाखेड़ा के। क्लीन चिट भी मिल गई, एक आरोप लगा। देखिए, इसके पीछे क्या था ये तो मैं नहीं जानता, पर बूंदी बन गई रामनिवास सुरजाखेड़ा के साथ। हरिंदर सिंह रामरतन, देखिए, इनके पिताजी पूर्व में विधायक रहे हैं और पुराने समय से ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। होडल से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उदय भान, तो पुराना चेहरा ही चाहिए था। जो जगदीश नैयर हैं उनके प्रति एंटी इनकमेंसी और नाराज़गी थी पब्लिक में, वो पब्लिक डीलिंग अच्छी नहीं थी। मनोज रावत हथीन से, देखिए, हथीन में राजपूत प्रत्याशी, वहाँ 40% से ज़्यादा में वोट्स हैं और कांग्रेस से इस बार शायद हर्ष कुमार जी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं ज़्यादा प्रतीत होती हैं। मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा ने वहाँ एंटी इनकमेंसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर चेहरा बदला है और रावत जी को चुनाव दिनेश अदलखा बड़खल। ये बड़खल से सीमा त्रिखा की टिकट काटी गई है और लगातार 2 बार वो विधायक चुनी गई। पिछली बार कम मार्जिन से चुनाव जीती थी, एंटी इनकमेंसी थी। उनकी एंटी इनकमेंसी ख़त्म करने के लिए पंजाबी कम्युनिटी से ही अदलखा जी को टिकट दी गई है। अच्छा, इसमें ना 4 हारे हुए नेताओं को भी टिकट दी गई है, जैसे मनीष ग्रोवर रोहतक, मैं एक एक करके बोलता हूँ, 4 हैं, नाम बोल देता हूँ। मनीष ग्रोवर रोहतक, नसीम अहमद फिरोजपुर जिरका, कृष्ण बेदी नरवाना, बात होगी पवन सैनी नारायणगढ़। लास्ट के 2 तो हमने बात कर ली, मनीष ग्रोवर और नसीम अहमद फिरोजपुर जिरका। देखिए, नसीम अहमद पिछली बार अच्छी खासी टक्कर दी थी, अच्छे खासे वोट प्राप्त किए थे इन्होंने, और मनीष ग्रोवर भी पिछला चुनाव लिटिल बिट मार्जिन से हारे थे। इस बार इनकी टिकट कटने के चर्चे बहुत थे और मनमोहन गोयल, डॉक्टर आदित्य बत्रा का नाम आ रहा था, परंतु जिस दिन बंद कमरे में मनीष ग्रोवर जी और आदित्य बत्रा जी की नायब सिंह सैनी से मीटिंग हुई थी, मुझे इंटरनल इनपुट्स आ गए थे कि आदित्य बत्रा अब दौड़ से बाहर हो गए हैं, मनीष ग्रोवर ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहते हैं। इन्हें जो मजबूत मुकाबला मिल रहा था वो पूर्व मेयर मनमोहन गोयल से मिल रहा था, जो कि जिंदल परिवार के दामाद भी हैं, और ये अंदेशा भी लगाया जा रहा था कि सावित्री जिंदल जी को टिकट नहीं दी गई तो शायद इन्हें टिकट दी जाए कंपनसेशन के तौर पर, क्षतिपूर्ति के तौर पर और डैमेज कंट्रोल के तौर पर भाजपा यहाँ पर मनमोहन गोयल को उम्मीदवार। परंतु मुझे लगता है कि जो मनीष ग्रोवर को बैक किया वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूरे हरियाणा में
सबसे पसंदीदा चेहरे, यदि उन्हें एक टिकट भी मांगनी हुई किसी के लिए तो वो सबसे पहले मनीष ग्रोवर को ही बैक करेंगे। मनीष ग्रोवर उनके पुराने साथी हैं, तो इसलिए जो मुझे लगता है कि यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की चली है और मनीष ग्रोवर कितनी फाइट दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ग्राउंड पर देखें, हम रोहतक से ही हैं, विरोध बहुत है। जो एक दूसरा गुट पैरेलली खड़ा हुआ है, जो आज तक भले ही भीतर घात करता रहा हो परंतु खुलकर सामने नहीं आया। इस बार जो इनका विरोध ग्राउंड पर खुलकर सामने दिखाई दे रहा है। मुकाबला रोचक होगा क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं, छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाबी चेहरा हैं, रोहतक में पंजाबी कम्युनिटी के अच्छे खासे वोट हैं। किस प्रकार उन पंजाबी कम्युनिटी के वोट्स को भुना पाते हैं मनीष ग्रोवर, ये अभी परिणाम बताए। अच्छा, इस बार बहुत सारी टिकटें बदली भी गई हैं, जैसे पेहुआ से जय भगवान शर्मा, सतपाल लांबा एक करके बात जी। तो जय भगवान शर्मा जी को संदीप सिंह की जगह टिकट, इनकी संदीप सिंह की टिकट काट कर वहाँ सिख चेहरे कंवलजीत अजराना को टिकट दी गई थी, जो मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ। उनकी जगह फिर जय भगवान शर्मा को टिकट। सतपाल लांबा पुंडरी से पिछली बार वेदपाल एडवोकेट चुनाव लड़े थे रोड समाज से, अभी वहाँ रोड बिरादरी के अच्छे खासे वोट हैं, इसलिए सतपाल जाम्बा जी को चुनाव मैदान में उतारा गया। योगेंद्र राणा करनाल से भाजपा के राजपूत समाज में बड़ा चेहरा है, वहाँ के जिलाध्यक्ष भी हैं। इन्हें एडजस्ट करने की बात थी तो इन्हें असंध में एडजस्ट किया गया। देवेंद्र कौशिक गन्नौर, देखिए यहाँ पर देवेंद्र काद्यान को बहुत बड़ा आघात लगा है। उनकी टिकट हम भी लगभग फाइनल मान के चल रहे थे। अंतिम समय में देवेंद्र कौशिक, रमेश कौशिक जो पूर्व सांसद 10 साल सांसद रहे सोनीपत के, उन्हें गन्नौर से कुलदीप शर्मा के खिलाफ उतारा गया। और देवेंद्र काद्यान भी जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे जो भाजपा के कई बागी चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें भाजपा की रणनीति लग रही है। जैसे कि महम से राधा अलावत चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ से देवेंद्र काद्यान जी चुनाव लड़ेंगे। ये हो सकता है भाजपा ने जानबूझकर इनकी टिकट काटी और ऐसे चेहरे उतारे हों जो कांग्रेस के वोट को बांटें, और शायद जाट कम्युनिटी बीजेपी की टिकट पर जाट चेहरे को वोट ना करती, उन्हें इंडिपेंडेंट उतारकर बाद में इस तरह की कोई रणनीति हो, भाजपा में दोबारा शामिल कर लिया जाए यदि वो चुनाव जीत जाते हैं। मोहनलाल बडोली की टिकट काट करके कृष्णा गहलोत को दिया। देखिए, मोहनलाल बडोली ने पहले ही साफ कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। पिछली बार लिटिल बिट मार्जिन से ही चुनाव जीते थे। कृष्णा गहलोत 1996 में एक बार विधायक बनी थी, रोहट हल्का होता था उस समय, और अच्छे धनाढ़ी हैं, बहुत इनकी अपनी टीम है, पकड़ भी है इनके क्षेत्र में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिश्तेदारी भी हैं। यहाँ देखिए फाइट देखने को मिलेगी, कांग्रेस किस चेहरे को उतारती है। यदि कांग्रेस जयतीर्थ दहिया को उतारती है, 2014 में इन्होंने राई से भाजपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, तो ये जयतीर्थ दहिया से चुनाव हार गई थी। परंतु मुझे लगता है इस बार यदि कांग्रेस किसी नए चेहरे पर दाव खेलती है, जयतीर्थ दहिया पर ही दाव खेलती है, रोचक मुकाबला देखने को। प्रदीप योगेश्वर टिकट काट कर प्रदीप सांगवान बड़ौदा से। देखिए, प्रदीप सांगवान को 2020 के उपचुनाव में वापसी करवाई गई थी। पुराना चेहरा है, किशनलाल सांगवान के सुपुत्र हैं। इनका नूरन खेड़ा गांव है, वैसे तो छोटा गांव है परंतु सागवानों के वहाँ पर 3 गांवों में शायद वहाँ सागवान है। एक तो नूरन खेड़ा में, एक बुटाना में और एक शायद कोला में भी। ये 3 गांव सागवानों के हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है, और फिर जो आसपास के गुहान के गांव हैं, गंगाना है, बड़ौदा है, अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। और एक और चीज़ कॉमन भी है, जैसे कोहड़ा और गढ़वाल, ये बिल्कुल दोनों ही गांवों के गुहांड हो गए, इधर से नूरनखेड़ा का भी और उधर से रिन्हाना का भी। तो यहाँ वोट बांटने के लिए और पुराने चेहरे को बैक करने के लिए, हाँ, यहाँ पर खेला भी हो सकता है। अभी जब सभी प्रत्याशी मैदान में आ जाएंगे, चुनाव में अपने फॉर्म नामांकन दाखिल कर देंगे, उसके बाद कुछ खेला होने की भी आशंका। जोलाना से योगेश्वर दत्त की आपने पिछली बार कहा था, लेकिन कैप्टन योगेश बैरागी को दी गई है, विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से है। देखिए, ओबीसी चेहरे को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। जो कैप्टन योगेश बैरागी हैं,
ये शायद जुलाना हल्के से ही नहीं है। सफ़ीदो या जींद हल्के में इनका गांव पड़ता है और ये 9 साल अपने इंडियन एयरफोर्स में काम किया है। 2020 के कोरोना समय में इन्होंने कुछ सोशल वर्क किया था। भाजपा के संगठन से लगातार जुड़े हुए थे। युवा चेहरा हैं, शायद इनकी उम्र भी 34-35 साल ही है, तो इसलिए इन पर दांव खेला गया है एक ओबीसी कोटे को तवज्जो देने के लिए। डबवाली में सरदार बलदेव सिंह मांगीवाला आदित्य चौटाला की टिकट काट के, देखिए आदित्य चौटाला ने तो अभी थोड़े दिन पहले ही इनेलो ज्वाइन कर ली है, बता दिया गया था, तो मजबूत चेहरा थे। यहाँ पर पंजाब के साथ 2 कंस्टिट्यूंसी जो बिल्कुल साथ टच करती हैं, डबवाली और एलनाबाद, दोनों में पंजाबी और सिख कम्युनिटी की तादाद अच्छी खासी है। उन्हें खुश करने के लिए बलदेव सिंह और अमीरचंद मेहता जो भाजपा के पुराने चेहरे हैं एलनाबाद से, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के साथ सेटिंग करने की भी कोशिश की गई है, इसलिए उनके खिलाफ मजबूत प्रत्याशी मीनू बेनीवाल या गोविंद कांडा को चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया। यदि इस बार कोई मजबूत प्रत्याशी होता तो अभय सिंह चौटाला ये चुनाव हार भी सकते थे। ये भी हो सकता है कि अब इसका फ़ायदा कांग्रेस यदि भरत सिंह बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारती है तो द्विकोणीय मुकाबला होगा और जो खिलाफत की वोट है अभय सिंह चौटाला का, वो भरत सिंह बेनीवाल की तरफ कंसोलिडेट भी हो सकता है। डॉक्टर कृष्ण कुमार बावल से एजाज खान पुनाहना से, देखिए डॉक्टर कृष्ण कुमार स्वास्थ्य विभाग में निर्देशक के पद पर थे। इन्हें एक दिन पहले ही इस्तीफ़ा दिया है और उसके बाद इन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। और एजाज खान बोल रहे हैं ना आप, पुनाहना, आप पुनाहना में इन्होंने नया चेहरा लेकर आए हैं एजाज खान। देखिए वहाँ वैसे भाजपा का ऐसा कोई जनाधार है नहीं, पर मुस्लिम चेहरा देना वहाँ, क्योंकि मोहम्मडन्स में वोट्स की तादाद अच्छी खासी है, इसलिए वहाँ पर एजाज खान को चुनाव मैदान में उतारा। जी अच्छा, भाजपा की लिस्ट में हम अपने दर्शकों को बता दें, भाजपा की दूसरी लिस्ट में जिनके टिकट कटे हैं, सत्य प्रकाश जरावत विधायक थे, सीमा त्रिखा राज्य मंत्री थी, निर्मल रानी विधायक थी, प्रवीण डागर विधायक थे, मोहनलाल बडोली तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा चुनाव भी सोनीपत से आ रहे थे, बनवारी लाल कैबिनेट मंत्री हैं, जगदीश नायर विधायक है। तो इनके बारे में क्या कहेंगे जिनके इतने हाई प्रोफाइल? देखिए हर किसी के अलग अलग कांड रहे हैं। किसी की तो मनोहर लाल खट्टर से करीबी होने के कारण टिकट कट गई। साउथ हरियाणा में जो जितने मनोहर लाल खट्टर के करीबी थे सभी पर कैंची चली है, और जो बाकी हरियाणा में जो मनोहर लाल के करीबी नहीं थे, देखिए अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग टिकट्स कटी हैं। कोई मनोहर लाल के करीबी होने का परिणाम भुगत रहा है, कहीं पर आरएसएस की चली है, कहीं पर राव इंद्रजीत की चली है, कहीं पर मनोहर लाल खट्टर की चली है, कहीं पर भाजपा के अन्य क्षत्रपों की चली है। यहाँ हर कैंडिडेट के टिकट कटने के या टिकट मिलने के अलग अलग कारण रहे। जी, तो लगभग हमने 87 लोगों की एनालिसिस कर लिया बीजेपी की। तो 3 सीटें बची भी हैं। हाँ, जो 3 सीटें बची हैं वो कौन सी हैं? वो एक तो फरीदाबाद एनआईटी, वहाँ पर भाजपा 2 दिग्गज चेहरों के बीच में फंसी हुई है। कृष्ण पाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। यहाँ भाजपा को बगावत का डर है। यदि देवेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा जाता तो नरेंद्र भगाना किसी और पार्टी से ना चुनाव लड़ें, जिससे गुर्जर वोटों के बंटवारे के बाद यहाँ नीरज शर्मा इजीली चुनाव जीत जाएंगे। यदि इस तरह का होता है तो एक महेंद्रगढ़ में भाजपा अपने पुराने चेहरे रामविलास शर्मा को बैक करे या किसी नए चेहरे को लेकर आए। यहाँ पर रामविलास शर्मा बगावती तेवर भी अपनाए हुए हैं और मुझे लगता है कि हरियाणा के लाल कृष्ण आडवाणी बनने जा रहे हैं या रामविलास शर्मा, जो सर्वे सर्वा जो हरियाणा में भाजपा को लेकर आए, बहुत मेहनत की, जेल गए और आज उन्हें ये देखने को मिल रहा है। और एक सीट सिरसा, वहाँ पर मुझे लगता है गोपाल कांडा से बात नहीं बनी है, तो ये भी हो सकता है गोपाल कांडा को एक रणनीति के तहत उतारा जाए और भाजपा यहाँ पंजाबी चेहरे को मैदान में उतार दे, जिससे क्योंकि कांग्रेस लगभग गोकुल सेतिया को मैदान पंजाबी वोट्स का बंटवारा हो जाए और यहाँ पर फ़ायदा गोपाल कांडा को मिल जाए और गोपाल कांडा ये चुनाव इजीली निकाल पाए। जी, तो ये थे हमारे 87 जो अब तक
उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उनका एनालिसिस, ऐसा ही बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद हमने एनालिसिस कर रखा, आप वो भी वीडियो दे सकते हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी कुछ और राय, कुछ और सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। कथुरे साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।